बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यू के गौरी की मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क का आगाज करने जा रहे हैं। और ये जो मैकेनिक्स की ब्रांच है स्टैटिक्स, उसका लास्ट चैप्टर है। जैसा कि चैप्टर का नाम है वर्चुअल वर्क, तो वर्चुअल वर्क को डिफाइन करने से पहले यह जानना बड़ा जरूरी है कि वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क डन। फर्ज किया कि ये मेरे पास एक फोर्स है F, जो कि पॉइंट A पर अमल करती है, और पॉइंट A जो है, और पॉइंट A डिस्प्लेस कर जाता है A से, फर्ज किया B तक चला जाता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं D के साथ डिनोट कर देता हूं। तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जो डॉट प्रोडक्ट होती है, उसको हम कहते हैं कि ये वर्क डन है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए फोर्स F is applied at the point A and the point A displace and the point A displace from A to B। हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट A से लेकर B तक जो है ये डिस्प्लेसमेंट हमारा D के बराबर है। देन वर्क डन किसके बराबर होगा? देन वर्क डन इज इक्वल टू, जिसको हम W के साथ डिनोट करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी होगी और उसको हम डिनोट करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि A डॉट बी, जब आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा, तो वेक्टर एनालिसिस में A डॉट बी बराबर होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। ये देखें, अगर इसको मैं फोर्स को आगे बढ़ाता हूं इस तरीके से, ये आगे बढ़ाया मैंने ऐसे करके, ठीक हो गया। ये स्टिल ये मेरा पॉइंट A ही है। ये फोर्स को मैंने आगे बढ़ाया इधर, ये डिस्प्लेसमेंट, तो फर्ज कर लिया इनका दरमियानी एंगल थीटा है। तो फोर्स के जो हैं ये दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट। अगर वो एंगल थीटा बना रही है, एक होता है F कॉस ऑफ थीटा और एक होता है F साइन ऑफ थीटा। तो A डॉट बी इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब चूंकि पार्टिकल जो है वो जब आपने फोर्स अप्लाई की तो वो A से डिस्प्लेस होकर D की तरफ चला गया, तो ये हॉरिजेंटली मूव करता है। तो इसलिए फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसको हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो इसलिए जिस तरह A डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा आता है, इसी तरह अगर हम ये फर्ज कर लें, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स F एंड D, तो फिर वर्क डन का फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा? F का मैग्नीट्यूड, पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जिस तरह ये फार्मूला A डॉट बी किसके बराबर होता है? A मॉड B मॉड कॉस थीटा। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से कुछ डिफरेंट किस्म के जो हैं वो केसेस आएंगे, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि F मॉड को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल F लिख दिया जाए, कोई निशानी ना लगाई जाए। ये वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा। D मैग्नीट्यूड को हम सिंपल D के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो फिर वर्क डन को सिंपली हम F D कॉस ऑफ थीटा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ये एफ कॉस थीटा जो है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया, क्योंकि पार्टिकल जो है वो हॉरिजेंटली मूव करता है, रोटेट नहीं करता। अब हम इसके डिफरेंट किस्म के केसेस डिस्कस करते हैं। पहला केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो। अगर थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो फिर वर्क डन किसके बराबर आएगा? वर्क डन बराबर होगा एफ इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। तो वर्क डन बराबर आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इस रिजल्ट को अब आपने याद रख लेना है। अगर जिस साइड पे जिधर हमने फोर्स अप्लाई की है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, तो वर्क डन किसके बराबर हुआ करेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तो फिर वर्क डन किसके बराबर होगा? आइए देखते हैं। देन वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एफ डी कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 किसके बराबर होता है? बट कॉस 180 की वैल्यू तो -1 के बराबर होती है, तो वर्क डन फिर किसके बराबर आ जाएगा? इस सूरत में वर्क डन होगा -f इंटू डी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड साथ माइनस लगा देंगे। अब ये इसकी एग्जांपल जो है, ये जिधर आपने फोर्स अप्लाई की है डिस्प्लेसमेंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ये देखें, जब आप ऐसे किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं ऐसे करके, जब आपने ऐसे करके खींचा तो डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हुआ, लेकिन टेंशन आपको अंदर की तरफ महसूस होगा। ठीक है, दोनों सूरतों में एंगल 180 डिग्री का बनता है, तो इस सूरत में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरा केस, अगर थीटा जो है ये 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो क्या होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर देखते हैं कि वर्क डन किसके बराबर आ जाता है। देन वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 किसके बराबर होता है? बट कॉस 90 इज इक्वल टू 0। कॉस 90 0 के बराबर है, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। इसकी जगह पे 0 पुट किया, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जो है हमारा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। राइट, यानी ये कुछ इस तरह की शक्ल हो सकती है कि ये आपने फोर्स अप्लाई की F, और बॉडी जो है वो इधर डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा? दोनों का दरमियानी एंगल 90 डिग्री बनेगा। दरमियानी एंगल 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 की वजह से ये 0 के बराबर होगा, तो हम कह दिया करेंगे कि वर्क डन जो है ये 0 के इक्वल है। अब एक थ्योरम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम साबित करेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। हमारे पास एक प्लेन के अंदर बहुत सारी फोर्सेस हैं, उन तमाम फोर्सेस का वर्क डन निकालें और उनको ऐड कर दें, तो वो किसके बराबर होगा? उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसके वर्क डन के बराबर होगा। ये है जिसकी स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। जो नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैं उनका वर्क डन, वो फोर्सेस क्या करती हैं? एक पॉइंट पर अमल करती हैं और कोई डिस्प्लेसमेंट तय करती हैं। किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय देयर रिजल्टेंट। पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
the algebraic sum of work done by a number of coplanar forces acting at a point। हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, कोप्लेनर हैं, और वो सारी एक पॉइंट के ऊपर अमल कर रही हैं फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट, और कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट उसमें तय हो जाता है, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू दी, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय देयर रिजल्टेंट। अब वो जो बहुत सारी फोर्सेस अमल कर रही हैं उनका कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा, तो वो जो रिजल्टेंट का वर्क डन होगा वो उसके बराबर होगा। फिर दोबारा सुने, डिफरेंट किस्म की फोर्सेस अमल कर रही हैं एक प्लेन के अंदर, ठीक है, उनका वर्क डन किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के वर्क डन के बराबर होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फोर्सेस P1, P2, P3, P4 so on Pn are acting at the point A। एक्टिंग एट द पॉइंट ए। ये देखें जी, ये मैंने फर्ज कर लिया मेरे पास ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म की फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक फोर्स है मेरे पास P1, फर्ज कर लिया वो ये वाली फोर्स है, P2 फोर्स होगी। इस तरह की डिफरेंट फोर्सेस जो हैं ये पॉइंट ए के ऊपर, ये इसका नाम P2 रखें, P2, P3 एंड सो ऑन, यहाँ पे कोई Pn फोर्स भी आ जाएगी। ठीक हो गया। ये सारी फोर्सेस कहाँ पे अमल करती हैं, आर एक्टिंग एट द पॉइंट ए। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए पॉइंट है, राइट। अब इन तमाम फोर्सेस का कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा। मैंने फर्ज कर लिया कि इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो है आर। लेट आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। लेट आर इज द रिजल्टेंट of these forces acting, ये भी कहां पे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एट ए। आपको याद होगा कि जब हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का चैप्टर पढ़ा था वहां पे हमने ये कहा था कि अगर कंकरेंट फोर्सेस हों, यानी कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट में से पास कर रही हों, अगर तमाम फोर्सेस एक ही पॉइंट में से पास कर रही होंगी तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, तमाम फोर्सेस के सम के बराबर होगा। देयरफॉर आर किसके बराबर आ गया, P1 फोर्स प्लस P2 फोर्स प्लस P3 फोर्स प्लस सो ऑन प्लस Pn फोर्स। इन तमाम फोर्सेस को मैंने ऐड किया तो वो किसके बराबर आ गया, रिजल्टेंट आर के बराबर आ गया। अब जब ये फोर्सेस पॉइंट ए पर अमल करती हैं तो अब पॉइंट ए जो है वो किसी तरफ डिस्प्लेस कर जाता है। मसलन मैं फर्ज कर लेता हूं कि दिस इज माय पॉइंट ए और इन तमाम फोर्सेस ने इस पॉइंट के ऊपर अमल किया और ये डिस्प्लेस करके पॉइंट चला गया यहां पे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं, पॉइंट ए से डिस्प्लेस होके बी पे चला गया। ठीक है, ए से लेकर बी तक का नाम मैं रख देता हूं डी। ठीक है, लेट अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, लेट अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस बॉडी डिस्प्लेस, या पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट डिस्प्ले अंडर दीज फोर्सेस, पॉइंट ए डिस्प्लेस फ्रॉम
ए टू बी, एंड सपोज, और मैंने फर्ज कर लिया कि ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है इसका नाम क्या है, डी के बराबर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो नंबर 1 है, इस नंबर 1 को मैं डॉट मल्टीप्लाई करूंगा डी के साथ। डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई डी। डी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आर डॉट डी इज इक्वल टू P1 फोर्स प्लस P2 फोर्स प्लस P3 फोर्स प्लस सो ऑन चलते जाओ Pn फोर्स। इधर भी डी के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है स्केलर प्रोडक्ट में होल्ड करता है। ए डॉट बी प्लस सी अगर हो तो आप उसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर इस चीज को साबित किया है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं वेक्टर एनालिसिस की, उसमें जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं उसमें कोई दूसरी तीसरी प्रॉपर्टीज में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ किया हुआ है। तो ये जो डी जो है डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फिर क्या होगा, ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट डी इज इक्वल टू पहली फोर्स P1 इंटू डी, P2 इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, प्लस P3 इंटू डी प्लस सो ऑन Pn इंटू डी। तो आपने देखा कि ये तमाम इस फोर्स का वर्क डन, पहली फोर्स का वर्क डन प्लस दूसरी फोर्स का वर्क डन प्लस तीसरी फोर्स का वर्क डन प्लस सो ऑन एन फोर्स के वर्क डन का जो सम है वो किसके बराबर आ गया, रिजल्टेंट फोर्स के वर्क डन के बराबर आ गया। और यही तो आपने साबित करना था, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्सेस का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन बराबर है तमाम फोर्सेस के वर्क डन के सम के। और यही जो है ये मैंने साबित करना था। अब अगर आप चाहें तो हैंस के बाद हैंस लिख के ये सारी स्टेटमेंट दोबारा लिख सकते हैं। हैंस अलजेब्रिक सम, algebraic sum of work done, वर्क डन को ऐसे मुख्तसरन तौर पे लिख देते हैं, वर्क डन बाय नंबर ऑफ फोर्सेस is equal to the work done by their resultant। इसके साथ ही ये वाला प्रूफ जो है कंप्लीट होता है। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो चैप्टर का नाम है वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है और व्हाट इज वर्चुअल वर्क। स्टैटिक्स जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं करता। बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। तो बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग होता है। मतलब जिस तरह ये मार्कर है मेरे पास, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ से भी इस तरफ से भी, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, हालांकि फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में है, फोर्स लग रही है, बॉडी मूव नहीं कर रहा। इसको मैं पुश करता हूँ
इसको पुश करता हूँ, फोर्स में लगा रहा हूँ, लेकिन ये अपनी जगह से पुश नहीं कर रहा। तो अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस अमल कर रही हों और बॉडी मूव ना करे तो उसको हम कहते हैं कि ये स्टैटिक्स है। तो यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट। तो यानी इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है। इन स्टैटिक्स इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन देयर इज नो मोशन, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट तो उसमें मोशन नहीं होगी। अगर मोशन नहीं होगी तो नतीजतन क्या होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हकीकी तौर पे बॉडी मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया तो वो तो स्टैटिक्स की हालत में नहीं ना रहेगा, वो तो डायनामिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स में बॉडी मूव नहीं करता। ठीक है, नतीजतन क्या होगा कि बॉडी जो है वो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। लेकिन बट it found convenient in many cases to allow the body to receive some imaginary displacement। अब हम क्या करते हैं कि स्टैटिक्स के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो सपोज कर लेते हैं। ये इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, तो दोनों के लिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लेंगे। तो चूंकि इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट है तो ये किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है। ठीक है, और इसका मैं तरीका भी बताऊंगा कि कहां पे लेना होता है, किस डायरेक्शन में लेना होता है। तो नतीजतन क्या होगा, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। दिस डिस्प्लेसमेंट, ये जो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं उस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपने अप्लाई की, ख्याली डिस्टेंस आपने ले लिया, इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी तो उससे जो वर्क डन हासिल होगा उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे कि वो वर्चुअल वर्क है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होगा तो वर्क डन वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये एक फोर्स मैंने एफ अप्लाई की, बॉडी के अंदर बिल्कुल इंतहाई दर्जे कम जो है वो डिस्प्लेस हुआ डी आर, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, एफ डॉट डी आर के बराबर होगा। राइट, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। इन स्टैटिक्स इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक्स के अंदर बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, मूव नहीं करता तो नतीजतन वो कहीं भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए बॉडी को किसी डायरेक्शन में इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। ये वाला जो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम कहते हैं कि ये वर्चुअल वर्क है। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होगा तो उसके नतीजे में जो वर्क डन आएगा, फोर्स डॉट वो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, इनकी प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये वर्चुअल वर्क है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, सलाम है आपको। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।